नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों हम अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसी के आधार पर समास प्रकरण में साथियों हम जो है अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास में हम अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अभाव अत्यंत असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनपूर्वेण योगपद सादृश संपत्ति साकल अंत वचनेषु सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं, जो 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास करता है। उन 16 अर्थों का भी हमने क्रम से कहाँ किस शब्द में अव्ययी भाव समास होता है हम उसका अध्ययन कर चुके हैं, पूरा पढ़ा चुके हैं। अब उसके आगे का जो सूत्र हमारा है साथियों, आज हम उसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो उसके आगे का सूत्र हमारा है पृष्ठ संख्या जो 240 पर है। पृष्ठ संख्या बाबूराम सक्सेना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 240 पे उसके आगे का जो सूत्र है वह सूत्र है अव्ययी भाव चकाले। अगला सूत्र हमारा क्या है? अव्ययी भाव चकाले। अव्ययी भावे चकाले सूत्र, ये अगला सूत्र हमारा है अव्ययी भावे चकाले। इसकी व्याख्या जो है 240 पृष्ठ संख्या 240 पे है। अव्ययी भाव चकाले सूत्र कह रहा है कि काल के अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह का सा आदेश होता है। इसकी चर्चा हम पहले यथा सूत्र में जो सादृश्य के अर्थ में साहर ही आया था वहां हमने किया था, तो ये वही सूत्र है। ये सूत्र कहता है अव्ययी भाव समास में काल के अतिरिक्त अर्थ में अगर सह आता है तो उसका सा हो जाता है, और कह रहा है किंतु कालवाची होने पर सह का सह ही रहता है। तो आइए इसके पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। यह सूत्र हमारा कह रहा है कि काल के अतिरिक्त अर्थ में यह सूत्र हमारा कह रहा है कि काल के अतिरिक्त अर्थ में अव्ययी भाव समास में सह का सा हो जाता है, किंतु कालवाची होने पर सह का सह ही रहता है। ये सूत्र अव्ययी भावे चकाले हमारा कह रहा है कि काल के अतिरिक्त अर्थ में अगर हमारा सह आता है तो अव्ययी भाव समास जब उस सह के साथ होता है तो सह सा में बदल जाता है, और जब कालवाची होता है तो सह का सह ही रहता है। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे इसका उदाहरण है
जैसे उदाहरण हमने इसके पहले भी बता दिया था, जैसे साहरी है, साचक्रम है, साचक्रम। साचक्रम का जब हम क्या करेंगे, समास है, समास में सह है, सह क्या है, अव्यय है, और चक्रम, चक्र सुबंत है। सह सुबंत का जब चक्र के साथ सह अव्यय का जब चक्र सुबंत के साथ समास हुआ तो सह चक्र बना, और चक्र अकारांत होने के कारण अम आदेश होकर के अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग में बन गया, तो हो गया सह चक्रम। सह चक्रम जिसका विग्रह वाक्य है चक्रेण युगपते, चक्रेण युगपते यानी चक्र के साथ, जिसका विग्रह वाक्य क्या है कि चक्रेण युगपते, चक्र के साथ सचक्रम। यह हमारा सामासिक समस्त पद है, समस्त पद है क्या, सचक्रम। और विग्रह वाक्य, विग्रह क्या है हमारा, विग्रह वाक्य है चक्रेण युगपते, चक्र के साथ सचक्रम। सह अव्यय का चक्र सुबंत के साथ जब समास हुआ तो सह का क्या हो गया, सा हो गया, और सचक्रम बना। अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग में होता है तो सचक्रम नपुंसक लिंग एक वचन में बन गया। यही कही रहा, काल के अतिरिक्त अर्थ में अव्यय भाव समास में सह का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। कह रहा लेकिन कालवाची होने पर सह का साह ही रहता है। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया कालवाची का, जैसे कालवाची का उदाहरण, कालवाची का उदाहरण इन्होंने दिया है सह पूर्वाहन्नम, सह पूर्वाहनम, सह पूर्वाहनम। सह पूर्वाहनम में क्या होगा, यह सह क्या है, अव्यय है, और पूर्वाहनम, पूर्वाहनम होता है दोपहर के पहले का समय। सह अव्यय का पूर्वाहनम शब्द के साथ जब समास हुआ तो सह का सह ही रहा और हमारा समासिक पद बन गया सह पूर्वाहन, सह पूर्वाहनम। यह पूर्वाहन शब्द है, क्या है, पूर्वाहन शब्द है। पूर्वाहन ये हमारा सुबंत है, इस सुबंत के साथ सह अव्यय का जब समास हुआ और यह जो पूर्वाहन शब्द है ये कालवाची है, यानी ये समय को बता रहा है। पूर्वाहन शब्द क्या है, कालवाची है, समय को बता रहा है। पूर्वाहन यानी दोपहर के पहले का जो समय होता है साथियों वो पूर्वाहन कहलाता है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न में आ जाता है। तो कालवाची शब्द हमारा पूर्वाहन है, इसलिए कालवाची शब्द के साथ जब सह अव्यय का अव्यय भाव समास में प्रयोग होता है तो सह का सह ही रहता है, वह सा में नहीं बदलता। इसलिए जब हमारा समासिक पद बना तो सा पूर्वाहन्नम बना, क्योंकि अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसलिए सह अव्यय का पूर्वाहन शब्द के सुबंत के साथ जब समास हुआ सा पूर्वाहन, और अव्यय भाव में नपुंसक लिंग होता है तो नपुंसक लिंग एक वचन में पूर्वाहन्नम होकर के सह पूर्वाहनम शब्द बना। क्या बना, शब्द सह पूर्वाहन। इस सूत्र को हमें अच्छे से ये याद करना है, जैसे लिखा है, जैसे हमने इसको सूत्र की परिभाषा लिखी है और उदाहरण लिखा है साथियों, आपको ऐसे ही अपने नोट्स में इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण सेम ऐसे लिख लेना है। और इसको याद रखना है कि काल के अतिरिक्त अर्थ में, काल अतिरिक्त, काल माने समय, समय के अतिरिक्त समय का बोध वहाँ ना हो। जब कोई और बोध सह का, सह अव्यय के हमने भी बताया था, तो जो अव्यय होते हैं निपात, गति, संज्ञा जिन्हों कहा जाता है, कहीं कहीं कर्मवचनीय, कर्म प्रवचनीय भी कहा जाता है, तो एक एक अव्यय के 20 अर्थ होते हैं। तो वहाँ काल के अतिरिक्त कालवाची होने पर सह का जो है सह ही होता है, यानी समय के साथ जब सह अव्यय का प्रयोग होगा तो सह का सह ही रहता है। लेकिन जब समय के को छोड़ करके यानी समयवाची ना होने पर जब कहीं और सह अव्यय का प्रयोग होता है तो वह सह जो है सा में बदल जाता है। तो जैसे सा चक्रम, सा चक्रम में जो है सह अव्यय है और चक्र सुबंत है। चक्र हमारा क्या है,
सुबंत शब्द है वह कालवाची नहीं है, एक समय को नहीं बता रहा है, इसलिए वहां सह का सा हो गया और हमारा शब्द बन गया सचक्रम। अव्ययी भाव समास में समस्त पद हमारा क्या बना, सचक्रम बन गया। और दे रहा है किंतु अगर वह सह कालवाची हो जाता है, सह क्या होता है, कालवाची शब्द के साथ सह का प्रयोग होता है तो सह हमारा सह ही रहता है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, सह धन पूर्वाहन, सह का पूर्वाहन शब्द के साथ जब समास हुआ तो हमारा समस्त पद बना सह पूर्वाहनम बना। क्या बन गया साथियों, सह पूर्वाहनम। तो हमें ऐसे याद करना है, कालवाची का उदाहरण हमारा है सह धन पूर्वाहन सह पूर्वाहनम, और काल के अतिरिक्त अर्थ का उदाहरण है साधन चक्रम सचक्रम। अब हमारा अगला उदाहरण, अगला सूत्र है यावद्वधारणे। अगला सूत्र हमारा है यावद्वधारणे, यानी अवधारणा के अर्थ में यावद के साथ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अवधारणा अर्थ में यावद के साथ अव्ययी भाव समास होता है। इसका सूत्र है यावद्वधारणे। अगला सूत्र हमारा है अव्ययी भाव समास में यावद्वधारणे। यावद्वधारणे सूत्र हमारा कह रहा है कि अवधारणा के अर्थ में यावद के साथ भी अव्ययी भाव समास होता है। इसकी हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, अवधारणा के अर्थ में यावद के साथ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण इन्होंने दिया है, यावच्छलोकम, यावच्छलोकम, यावच्छलोकम उदाहरण किस सूत्र के अंतर्गत आया है, यावद्वधारणे। यावद्वधारणे सूत्र हमारा कह रहा है साथियों कि अवधारणा के अर्थ में यावद के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, यावच्छलोकम। यावच्छलोकम में अव्ययी भाव समास है, यावच्छ में संधि हुई है। ये यावच्छ क्या है, यावद कह रहा है यावद के साथ, तो यावच्छ जो है, यावच्छ लिखा है, ये क्या है, यावत शब्द है, यावत शब्द है। क्या है, यावत, यावत का ही ये ताकदा हो गया है, यावद हो गया या यावत हो गया, बात वही है। और है श्लोकम, यावच श्लोक है। अब यावच श्लोक में यहाँ षष्ठोवटी सूत्र, हमने इसके पहले जब संधि हम पढ़ा रहे थे तो हाँ एक सूत्र था साथियों व्यंजन संधि में षष्ठोवटी। षष्ठोवटी सूत्र के साथ जो है इस कह रहा है, षष्ठोवटी सूत्र का जब यहाँ नियम लग गया साथियों तो इस सा का छा आदेश हो गया। जब इस सा का छा आदेश हो गया तो यह हमारा शब्द बन गया यावत धन छलोकम बन गया। सा का छा हो गया तो यावच्छ छलोकम बन गया। ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं यावच्छ छलोकम शब्द बना कैसे है। तो जब षष्ठोवटी सूत्र से, किस सूत्र से, षष्ठोवटी, षष्ठोवटी सूत्र का नियम जब लगा तो इस तालव्य सा का छा हो गया और हमारा शब्द क्या बन गया, यावच्छ छलोकम। यावच्छ श्लोक, लोक श्लोक है तो लोक ही कहिए, यावच्छ श्लोक। फिर यावच्छ श्लोक में भी अब यहाँ चा कैसे आया है, तो चा यहाँ ता वर्ग है, ता वर्ग के बाद चा वर्ग का वर्ण छा आया है, इसलिए ता का चा हो गया। कौन सी संधि, अस्तोष चुनाश्चुभ सूत्र से, अस्तोष चुनाश्चुभ सूत्र से अश्चुत्व संधि का यहाँ नियम लग गया और ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, फिर ये हमारा शब्द बन क्या गया, ता का जब चा हो गया तो या व चा हो गया और ये छलोक शब्द जोड़ देंगे।
छलोक हो गया। और अव्ययी भाव समास में अब आदेश होकर के यावत छलोकम बना देंगे इसको, तो नपुंसक लिंग एक वचन में यावत छलोकम बन गया। तो ये क्या सूत्र हमारा, ये यावत छलोकम शब्द ऐसे बना है, यानी पहले षष्ठोवटी सूत्र का नियम बन लगा तो सा का छा हो गया। फिर ये चा कहाँ से आया है, तो यावत का या यावत का जो है ता का या दा का चा हो गया है, अस्तोष्णाश्यु सूत्र का नियम लग के और शब्द बन गया यावत छलोकम। इस शब्द की निष्पत्ति ऐसे हुई है। तो यावत छलोकम में भी अव्ययी भाव समास है। कह रहे हैं अवधारणा के अर्थ में यावत के साथ भी अव्ययी भाव समास होता है। तो यावत छलोकम है, जिसका इन्होंने विग्रह वाक्य दिया है यावन्तः, इसका विग्रह वाक्य क्या है, यावत छलोकम का विग्रह है, विग्रह वाक्य है यावन्तः श्लोको श्लोकास दिया है यावन्तः श्लोकास तावन्तो। तावन्तो अच्युत प्रणामः। इसका विग्रह वाक्य लंबा दिया है। इसका विग्रह वाक्य यावत छलोकम शब्द में अव्ययी भाव समास है साथियों। और यावत छलोकम का जो विग्रह वाक्य इन्होंने दिया है वो विग्रह वाक्य है यावन्तः श्लोकास तावन्तो अच्युत प्रमाणः, जिसका अर्थ होता है जब तक श्लोक बोला जा रहा था तब तक प्रणाम की मुद्रा में क्या थे, खड़े थे। जब तक श्लोक का उच्चारण हो रहा था, श्लोक बोला जा रहा था, तब तक प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे। तो अवधारणा के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। तो इन्होंने एक शब्द इनको मिला कहीं से, उन्होंने ला के रख दिया कि यावत छलोकम। यावत छलोकम जो शब्द हमारा है अवधारणा के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए यावत छलोकम में अव्ययी भाव समास है। और किस सूत्र से हुआ है, यावद अवधारणे सूत्र से। यावद अवधारणे सूत्र इन्हें कहीं मिला और इन्होंने ला के रख दिया कि अवधारणा के अर्थ में भी अगर कहीं कोई शब्द आता है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। और इन्हें एक उदाहरण मिला यावत छलोकम। ये उदाहरण जो इन्होंने लाके रखा है, ये जो क्या है, पहले के शास्त्र वेद के ही उदाहरण होंगे जो इन्हें मिला और लाके रख दिए। तो यावत छलोकम शब्द इन्हें मिला और यावत छलोकम में इन्होंने कहा कि ये शब्द अवधारणा के अर्थ में आया है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है। और जिसका विग्रह वाक्य इन्होंने बताया कि यावन्तः श्लोकास तावन्तो अच्युत प्रणामः, कि जब तक श्लोक बोला जा रहा था तब तक जो है प्रणाम की मुद्रा में क्या थे, खड़े थे। जब तक श्लोक की स्तुति हो रही थी, श्लोक बोला जा रहा था, तब तक प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे। फिर अगला सूत्र हमारा है आंग मर्यादा अभिविधो। फिर अव्ययी भाव समास का जो अगला सूत्र है साथियों वह है आंग मर्यादा अभिविधो। आंग मर्यादा अभिविधो है, मर्यादा अभिविधो। आंग मर्यादा अभिविधो कि आंग मर्यादा और अभिविधो कह रहा है ये सूत्र मर्यादा और अभिविध अर्थ में। मर्यादा और अभिविध अर्थ में जब आंग के साथ क्या होता है, समास होता है। आंग के साथ जब समास होता है अव्ययी भाव समास तो विकल्प से होता है। इन्होंने दिया कि मर्यादा और अभिविध के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। और क्या होता है, समास ना होने पर पंचमी विभक्ति होती है, यानी विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। यानी मर्यादा और अभिविध शब्द जहां आ जाता है उसमें अब मर्यादा और अभिविध शब्द के साथ अगर आंग उपसर्ग आ जाता है तो उसमें
क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और कह रहा विकल्प से होता है, यानी जब अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, आंग के साथ मर्यादा और अभिविध अर्थ में। मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में, अभिविधि लिखा है, अभिविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। और समास ना होने पर क्या होता है, समास ना होने पर पंचमी विभक्ति होती है। कह रहे मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है और समास ना होने पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे इन्होंने मर्यादा के अर्थ में दिया है, मर्यादा अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया, मर्यादा के अर्थ में इनका उदाहरण है, क्या है, आमुक्ति शब्द है, आमुक्ति। आमुक्ति में का विग्रह वाक्य क्या होगा, मुक्ति पर्यंतम। इसका विग्रह होगा, आमुक्ति का विग्रह होगा मुक्ति पर्यंतम। मुक्ति पर्यंतम आमुक्ति। आमुक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि मर्यादा के अर्थ में यहाँ आंग का आ आया है, आंग आया है, आ दीर्घ आ है, आंग का आ है, आंग का आ आया है और इसका विग्रह वाक्य होगा मुक्ति पर्यंतम। आमुक्ति में कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। और ये किसका उदाहरण है, मर्यादा का उदाहरण है। लेकिन कह रहा आगे समास ना होने पर पंचमी विभक्ति भी होती है, और जब समास नहीं होगा तो क्या होगा, जब समास नहीं होगा तो होगा आ मुक्ते वा, वा माने अथवा, अथवा क्या हो जाएगा, आ मुक्ते वा, आ मुक्ते वा। इसमें पंचमी विभक्ति है, क्या है, पंचमी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है, आ मुक्ते वा। और जब आंग के साथ समास नहीं होगा तो ये सीधे बन जाएगा आ मुक्ते में कौन सी विभक्ति है, पंचमी का एक वचन है, तो आ मुक्ते वा में पंचमी विभक्ति है। और जब मर्यादा के साथ आ मुक्ति शब्द में समास हुआ तो हमारा शब्द बन गया आ मुक्ति ही, इसका विग्रह वाक्य है मुक्ति ही पर्यंतम। इसी तरह से अभिविध अर्थ में इन्होंने दिया है, अभिविध का उदाहरण अभिविध अर्थ में इन्होंने उदाहरण दिया है आबालम, क्या है, आबालम। आबालम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। आबालम में अव्ययी भाव समास है जिसका विग्रह वाक्य है आबालम हरि भवति। इसका विग्रह वाक्य क्या होगा, इसका विग्रह वाक्य होगा आ बालम। आ बालम हरि भवति। ये
आबालम का विग्रह वाक्य है। आबालम हरि भवति ही शब्द दिया है। आबालम हरि भवति ही, आबालम हरि भवति ही दिया है। आबालम हरि भवति ही। आबालम में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में आबालम आया है? तो अविविध अर्थ में आया है। लेकिन कह रहे हैं अगर अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो पंचमी विभक्ति होगी। तो पंचमी विभक्ति में हमारा हो जाएगा आ बालेभ्यो, आ बालेभ्यो। वा माने अथवा, वा माने अथवा। अथवा अगर अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो आ बालेभ्यो होगा। इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। तो हमें ऐसे बिल्कुल याद कर लेना है, ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, इसमें हमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है। बस हमें ये याद करना है कि आंग मर्यादा अभिविधो अर्थ में कौन सा उदाहरण आया है, अव्ययी भाव समास हुआ है। तो मर्यादा के अर्थ में इन्होंने अव्ययी भाव समास का उदाहरण दिया है आ मुक्ति ही। आ मुक्तिम नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है? आ मुक्ति ही शब्द दिया है। और जिसका विग्रह वाक्य होगा मुक्ति ही पर्यंतम, मुक्ति ही पर्यंतम आ मुक्ति ही। आ मुक्ति में अव्ययी भाव समास है। पूछ लेता है प्रश्न कि किस अर्थ में है? तो मर्यादा अर्थ में आया है। फिर आबालम शब्द दिया है। आबालम में कौन सा समास है? तो आबालम में अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में आया है? तो अविविध अर्थ में आया है। ये सूत्र हमें सूत्र याद करना है और किस अर्थ में आया है इसको हमें जरूर याद रखना है। और अगर अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी, जैसे आ बालेभ्यो। और आ मुक्ति का मुक्ति पर्यंतम इसका विग्रह वाक्य होगा। और अगर अव्ययी भाव समास नहीं होगा तो पंचमी विभक्ति होगी आ मुक्तेः वा। और आबालम में अविविध अर्थ में आबालम में अव्ययी भाव समास है, जिसका विग्रह वाक्य आबालम हरि भवति। और अगर आबालम हरि भवति उसके बाद अगर अव्ययी भाव समास नहीं हो बनता है तो पंचमी विभक्ति होती है आ बालेभ्यो वह। तो हमें इसको ऐसे ही याद रखना है कि आंग मर्यादा अभिविध अर्थ में मर्यादा और अभिविध अर्थ के साथ के अर्थ में मर्यादा और अभिविधि अर्थ के अर्थ में आंग के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। और अगर समास नहीं होता है तो उसमें क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि मर्यादा अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण, तो 4 विकल्प देगा जिसमें एक विकल्प अमुक्ति ही होगा। तो हमें अमुक्ति ही लगाना है, जिसका विग्रह वाक्य होगा मुक्ति ही पर्यंतम आ मुक्ति ही। और अगर पंचमी विभक्ति होगी तो आ मुक्तेः वा। और अभिविध अर्थ में अव्ययी भाव समास है तो हमारा आंसर होगा आबालम, आबालम हरि भवति, जिसका विग्रह वाक्य है। और विग्रह वाक्य पर जब समास नहीं होगा तो क्या होगा साथियों? आ बालेभ्यो होगा। पंचमी विभक्ति में आ बालेभ्यो वा होगा। तो ये 2 रूप बनेंगे, आ बालेभ्यो वा आबालम, आ मुक्ति आ मुक्तेः वा। तो ये अव्ययी भाव समास में 2 शब्द हैं। इस सूत्र के अंतर्गत हमें जैसे लिखा हमने लिखा, इसको आपको ऐसे पढ़ के आगे बढ़ना है। फिर अगला है जो सूत्र हमारा है लक्षणेन अभिप्रति अभिमुखे। फिर अगला जो सूत्र हमारा क्या है? लक्षणेन अभिप्रति अभिमुखे अनुयर्थ समया पारे मध्य षष्ठ्या वा। 3 सूत्र और अव्ययी भाव समास का बच रहा है साथियों। इस तीनों सूत्रों को हम कल अध्ययन करेंगे। आज का हम क्लास यही खत्म कर दे रहे हैं। जितना हमने पढ़ाया उतना नोट्स आप अपने नोट्स बुक में अवश्य बना लिया करिए और उसका रिवीजन कर लिया करिए, जिससे समास आपको कभी नहीं भूलेगा। किस अर्थ में कौन सा समास हो रहा है और उसका उदाहरण कौन सा है वो हमें बिल्कुल याद रखना है। क्योंकि बाबूराम सक्सेना में जितना जो सूत्र और जिस सूत्र के अंतर्गत जितना उदाहरण दिया हमें वही पढ़ना है। उसके आगे या उसके पीछे, उसके इधर उसके उधर हमें नहीं जाना और कुछ नहीं जानना है। बस सीधे उसको रट के पढ़ के जैसे भी आपके समझ में आए पढ़ के आगे बढ़ना है। तो आज की क्लास साथियों में ही ख़त्म कर रहे हैं। फिर हम आपको अगली क्लास में जो 2-3 सूत्र और बचे हैं अव्ययी भाव समास का उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यही ख़त्म। नमो नमः, नमः संस्कृता साथियों।